कि आपके सामने अन्याय होगा और आप बोल भी नहीं पाओगे। मैं ये फिर कह रहा हूं, मेरी बात पे गौर करो। आज हालात क्या हैं? कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, कई दलों ने स्वागत किया, कई ने विरोध किया। मुझसे भी पूछा गया कि भाई क्या कहना चाहते हो, तो मैंने उनसे साफ शब्दों में कहा कि भाई 5 स्वर्ण जज बैठे और 5 स्वर्ण जजों पे ये फैसला देने की जिम्मेदारी दी गई, कमेटी बनाई गई कि बताइए स्वर्ण जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। 3 जजों ने कहा मिलना चाहिए, 2 ने कहा मिलना तो चाहिए, लेकिन क्योंकि इसका आधार आर्थिक है, गरीबी है, तो इसमें SC ST OBC के लोग भी होने चाहिए। अंत 5 जजों ने आपस में तय किया कि 3-2 के बहुमत से SC ST OBC और संविधान को हम लोग हरा देते हैं, और हरा दिया। अब कोई ये पूछे कि वो भाई जज कैसे बनते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, तो वो जज बनते हैं कॉलेजियम सिस्टम से, जो कि संविधान के पहले से ही वॉयलेशन में, संविधान के विरुद्ध में। क्योंकि भारत का संविधान तो राष्ट्रपति को अधिकार देता है न्यायाधीश की नियुक्ति करने का, लेकिन अब तो जज अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने दामाद को, अपनी बेटी को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को जज बना देते हैं। और एक जज है उनमें JB पार्टीवाला, जो गुजरात कैडर से हैं। अब उनके बारे में सुन लो, 2015 में उन्होंने एक वो दिया ऑर्डर, और ऑर्डर में लिखा कि आरक्षण और करप्शन की वजह से देश जो है, भारत जो है, वो बर्बाद होने की कगार पे है। और उस मूर्ख को ये नहीं पता नहीं कैसे वो जज बन गया। मैं तो मानता नहीं, उसको इतना तो पता नहीं कि आरक्षण 10 साल के लिए है या संविधान के मूल स्वभाव में है, मूल भावना में है, या संवैधानिक अधिकार है, ये भी नहीं पता है। कोई भी जज जो मना है कुछ भी बोल देता है। उस जज को ये नहीं पता कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था, ना कि नियुक्तियों में आरक्षण, एजुकेशन में आरक्षण 10 साल के लिए था। वो उस पर भी कल स्टेट कमेंट कर दिया उसने कि 10 साल के लिए आरक्षण था, 75 साल हो गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं तो फिर कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। और कीमत लोकतंत्र में यह है कि अगर आप चाहते हैं आपका हाथ किसी आगे ऐसा ना फैला हो, आप चाहते हैं आपके साथ अन्याय अत्याचार ना हो, तो भाई फिर गांव-गांव निकल के संघर्ष करो, समाज को जोड़ो, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो, जातिवाद बना के। क्योंकि एक बार हमने हरा, इतिहास गवाह है कि एक बार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में हमने हराया इनको, उसके बाद इन्होंने जातियों का निर्माण किया। ये हमें जातियों में बांट के जो है, और जातियों में ऊंच नीच की भावना बना के ये हमें बहुजन समाज को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। एक बार प्रयास किया था मान्यवर साहब कांशीराम ने, और ऐसा प्रयास किया कि ब्राह्मणवाद की जड़ें उखेड़ दी, राजतंत्र की जड़ें उखेड़ दी, धनतंत्र की जड़ें उखेड़ दी, और इन सबको बेचैनी हो गई, सब लोग उनके पीछे पड़ गए। एक बार प्रयास किया था। मैं मानता हूं अगर इस मंच पे मांझी भी है, कुशवाहा भी है, रविदास भी है, पासवान भी है, और माइनॉरिटी के भाई भी हैं, तो क्या बुराई है? मंच तभी तो अच्छा है जब ये गुलदस्ता बन रहा है। मैं तो और भी चाहता था कि इसमें और भी लोग होते, किन्हीं कारणों से वो लोग नहीं हो पाए। तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि जब तक आप अलपजन बने रहोगे, जब तक आप, देखो बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं हमारे यहाँ लोग तमाम तरह की, लेकिन जब समय आता है तब फिर जातियों में नेता ढूंढते हैं अपना, कि हमारी जाति का नेता तो वहाँ है, हमारी जाति का नेता तो वहाँ है। तो जब तुम जातियों में नेता ढूंढोगे भाई बिहार के साथियों, फिर आपके हिस्से में चम्मच ही तो आएगी। जिनको राज करना है उनको राज जैसी सोच भी पैदा करनी पड़ेगी, और राज जैसी सोच जो है वो संघर्ष से आएगी, राज जैसी सोच जो है विचार से आएगी। इस देश में आज जो टकराव है ना, वो सीधा सीधा था ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद के बीच में है, सीधा था। वो लोग बेवकूफ बना के इस देश से जो भारतीय संविधान है उसको खत्म कर देना चाहते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी माएँ बहनें भी यहाँ हैं, देखो इतनी बड़ी संख्या में, इधर भी बैठी हैं, उधर भी बैठी, यहाँ भी बैठी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। ना तो मंच पे उनमें से कोई है, एक बैठी भी तो, एक दो पीछे बैठी है बेचारी। मैं तो चाहता था इस मंच पे वो आगे बैठती, एक वहाँ हमारी बराबर में, तब तो मजा आता जब वो जो है उनको भी सम्मान बराबर का मिलता। अभी हमें बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है, ये बात अलग है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय संविधान कल खत्म हो जाता है
यानी कि समान अवसर खत्म हो जाते हैं तो आपको कोई कुर्सी पर बैठने देगा भाई? आज जो लोग फोटो खींचने वाले बन रहे हैं, आप ये बताओ, आप ये बताओ, अगर ये संविधान जो हमें समान अवसर देता, अच्छा देखो, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान और स्वस्थ शरीर तो आपके पास है और ऐसा ही शरीर मेरे पास है। और अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप अपने लिए दूसरे को दोषी मत कहो, क्योंकि वही आगे बढ़ेगा, वही चमकेगा जो रगड़ा जाएगा, जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वही आगे निकलेगा। तो आप ये बताओ, जब समान अवसर है, आज पढ़ने के लिए भी समान अवसर है हमारे पास, पढ़े हम लोग, और राजनीति के लिए भी समान अवसर है, तो हम दूसरे दलों की पूंछ क्यों बने? साहब काशीराम कहते थे, अपनी दूसरे की महल से बढ़िया होती है अपनी झोपड़ी, जहां मालिक होते हैं। यहां मैं आपको डांट दूं, आप मेरी उंगली खींच लो, आप वहां बैठ जाओ, मैं यहां बैठ जाऊं, यहां हम सब लोग बराबर हैं, अब आपस में परिवार। आप वहां से मुझसे कोई सवाल कर दो, यहां से मैं आपसे कुछ पूछ लूं, यहां हम एक हैं, परिवार है। क्या आपको लगता है किसी और दल में हम लोग इस तरह से अपनी बात रख सकते हैं? जब हम अपनी बात भी नहीं रख सकते तो क्या वो हमारे मुद्दों का हल करेंगे? जितने लोग आप यहां बैठे, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोग कमर कस लें और आज जो लोग मंच पे बैठे हैं, ये मुझे शक्लें दिखाने के बजाय अगर फील्ड में जाकर मेहनत करें, मैं गारंटी देता हूं कि 1 साल के अंदर जो है, आप गांधी मैदान की बात करते हैं, मैं कहता हूं अगर पटना पूरा बंद ना हुआ तो मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा। मुझसे शर्त लगा लो, मैं आपकी क्षमता को भी जानता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, सिर्फ मेरे आने पे आते हैं मुझे शक्ल दिखाने के लिए कि बता दें कि हम भी हैं। बाकी अगर पूछो, गारंटी से दे दो, जो लोग कैडर में थे, मैंने उनसे कहा था कि ये मत सोचो कि आज मंच पे कौन बैठा, ये सोचो कि अगर आप काम करोगे तो कल उस मंच पे मेरी बराबर में आप भी वहां बैठे होंगे। तो ये सोच के काम करो, तो फिर देखो आप लोग कैसे आगे नहीं बढ़ते हो। ये कोई बाबा साहब ने क्या कहा जब उन्होंने वोट का अधिकार दिलाया, अपने 4 बच्चे कुर्बान करके कहा कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है। आज के बाद राजा आपकी वोट से तैयार होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। आप मुझे बताओ, मैं भी तो एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण से नौकरी लगी मेरे पिताजी की, उनकी नौकरी लगी तो उन्होंने हमें 6 भाई बहनों को पढ़ाया और मैं पढ़ लिख लिया, तभी तो आज यहाँ संघर्ष कर रहा हूं। अगर मैं पढ़ता लिखता नहीं तो भाई मैं भी कहीं जो है मजदूरी कर रहा होता। मैं आपसे सबसे कहता हूं कि खूब पढ़ो, और जो लोग राजनीति भी कर रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं कि बिना महापुरुषों के संघर्ष को पढ़े आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। मैं तो यहां जन्मे जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और मैं ये कहता हूं सबसे पहले अगर मैं उठता हूं तो सबसे पहले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की शहादत को नमन करता हूं और सबसे पहले उन्हें याद करता हूं कि अर्जक संघ के नाम पे उन्होंने जो विचार दिया, उन्होंने इतना कड़ा जवाब दिया उस समय भी कि वो उनका तोड़ नहीं कर पाए। इसलिए तो जब विचार को नहीं रोक पाए, व्यक्ति को तो हत्या करनी पड़ी, ऐसे हालात बनाए उन्होंने। तो मैं फिर आपसे ये कहता हूं कि आज हालात बहुत खराब, और चारों तरफ एक ही उम्मीद है। बताओ, भीम आर्मी के अलावा कोई उम्मीद है कि आप बताओ मुझे, बताओ। वो महाराष्ट्र में रहता है और रहने वाला वो राजस्थान का है, उनके यहाँ 10-20 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक सेंटर का मिनिस्टर भी है केंद्र की सरकार में, स्टेट की सरकार में, लेकिन उम्मीद वो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से लगाता है। तो इस विश्वास को आप समझते हैं, विश्वास कैसे पैदा हुआ है? ये विश्वास आपके संघर्ष से पैदा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें अपने संघर्ष के बलबूते, अपने खून का कतरा कतरा चुका के इस देश में बहुजन राज लाना है। और हमारा नारा है बहुजन स्वराज का। ऐसा राज जहां मानवता की बात हो, ऐसा राज कि जहां तमाम तरह से जो है अंतिम व्यक्ति भी रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई ना लड़े, उसके स्वाभिमान सम्मान के साथ छेड़खानी ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो, उसको तमाम अवसर मिले और वो आगे बढ़े और वो तरक्की करके अपने परिवार को आगे बढ़ाए। और जो गैर बराबरी इस देश में सामाजिक आधार पे कि ये छोटा है बड़ा, ये खत्म हो जाए, जाति व्यवस्था जो है टूट जाए, उसके लिए पहले हमें जातियों को जोड़ के भाईचारा बना के बहुजन समाज बनाना पड़ेगा। और बहुजन समाज बना के, और बहुजन समाज ऐसे भी नहीं बनेगा कि एक ही जाति के लोग सारे बन जाएं, प्रदेश में, जिले में, संभाग में, मंडल में, विधानसभा में, ऐसे भी नहीं बनेगा।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस नारे को भी याद रखना पड़ेगा। हमारे महारहबर कह के गए कि बाबा साहब के बच्चों के बिना देश का शासन नहीं चलने दूंगा, और आज बताओ आपके मुद्दों पे कोई बोलना भी नहीं चाहता। आज बताओ क्या अधिकारी कर्मचारी यहां परेशान नहीं है क्या? बताओ पूरे देश में अधिकारी कर्मचारी जो है किसी तरह से, किस तरह से मुंह बंद करके नौकरी कर रहा है, नहीं कर रहा है? बताओ। तो वो अधिकारी कर्मचारी भी उम्मीद करे बैठा है कल भीम आर्मी के लोग संघर्ष करके आजाद समाज पार्टी के बैनर पे कामयाब होकर हिस्सेदारी तय करेंगे, और जब उनका शासन आएगा। आज हमारे लोग मुझे मंच पे बैठते ही कह रहे थे कि बताओ भाई, पासी समाज के लोग बहुत बड़े पैमाने पे आपके साथ जुड़े हुए हैं, ताड़ी का व्यवसाय खत्म हो गया, उनका क्या होगा? मैं कह रहा हूं, अब तो तुम मुझसे कह रहे हो कि भाई सरकार से कह दो, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पे मौका आ रहा है, आप मुझसे कलम से लिखवा ले जाओ आज कि ताड़ी को कृषि का व्यवसाय और इसका आयोग बना के जो है पूरा जो है, मैं गारंटी देता हूं कि व्यवसाय दिया जाएगा। आप लोग ताकत तो बनाओ। अगर आप ताकत नहीं बनाओगे तो फिर आपको दूसरे लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। मेरा एक सवाल है, यहाँ जो नौजवान बैठे हैं, स्वाभिमान सम्मान की वैल्यू समझते हो? खाली नारे लगाने से पेट भर जाएगा? एक दिन खाना खा के 10 दिन चल लोगे? जैसे एक दिन पानी पी के 10 दिन प्यासा नहीं रहा जा सकता, जैसे एक दिन खाना खा के 10 दिन भूखा नहीं रहा जा सकता है, वैसे ही मिशन का काम एक दिन करके और 10 दिन ना करके कभी मिशन आगे नहीं बढ़ता। जो लोग गले में नीला पटका डाले हुए हैं ना, ये इसकी एक वैल्यू है। ये एक रंग का कपड़ा नहीं है, नीला रंग समानता का प्रतीक है, और ये बाबा साहब अम्बेडकर का रंग है। और इस रंग ने पूरी दुनिया को मजबूर किया उनका सम्मान करने के लिए। और भारत के प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। कल अगर हमारे अधिकारों को कुचला गया, वो जो जज थे जेबी पार्टी वाला, वो भी बाबा साहब का नाम लेके शुरू किए। आज तो बाबा साहब का नाम लेके हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने अपने गले में पहना वो इसकी अहमियत समझते हैं कि खाली ये गले में पहन लिया तो हो गया जय भीम और खत्म हो गया। आज क्रांति की पहचान बन गया नीला रंग, आज स्वाभिमान सम्मान का रंग बन गया नीला रंग। और मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी जानता हूं, एक दिन एक कार्यकर्ता का आंदोलन में सीओ ने गले से नीला पटका उतार लिया। उसने कहा मर जाऊंगा लेकिन इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, और सीओ को मजबूर होकर माफी मांगनी पड़ी। वहां के एसपी ने मुझे फोन किया कि भाई बताओ क्या चाहते हो? मैंने कहा क्या हुआ कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने उस जिलाध्यक्ष से बात की, उसने कहा भैया उसने अपमान किया है मेरे पटके का, भीम आर्मी का अपमान किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंत आप विश्वास करो, जिला फर्रुखाबाद की बात है, तो वो मैंने कप्तान से कहा कि देखो भीम आर्मी वाले हैं, उनको मैं भी नहीं समझा सकता। तो कहा जी आप उनके नेता हो? मैंने कहा नेता भले ही हूं लेकिन हूं तो उनमें से एक ही। तो जब मैं ही नहीं किसी की सुनता तो वो कहा सुनेंगे? तो मैंने कहा जब मैं ही किसी की नहीं सुनता तो वो किसकी सुनेंगे? तो फिर एसएसपी ने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूं, उसको बुलाया और सह सम्मान वो पटका उस सीओ के हाथ सबसे गले में डलवाया। और सीओ ने कहा मुझसे गलती हो गई, तब वो माना। देखो कीमत चुकानी पड़ती है। मैं आपको भी कह रहा हूं, आप तय करो बिहार में आप इस अन्याय के साथ जीना चाहते हैं या अपनी ताकत बना के जो है कामयाब हो गए, और ये जो यहाँ बिहार में ये कुर्सियां रखी इन पे बैठना चाहते हैं।